जातिगत जनगणना पर लालू ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा, जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और ये होकर रहेगा। बीजेपी बहुसंख्यक पिछड़ों की गणना से डरती क्यों है? मणिपुर में हालात में सुधार। कल रात से पूरे राज्य में शांति। सुरक्षा व्यवस्था को किया गया सख्त। गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा को लेकर लगातार कर रहे हैं बैठकें। सिद्धू की सिक्योरिटी को लेकर बैकफुट पर पंजाब की आप सरकार। हाईकोर्ट से रिव्यू के लिए समय मांगा। बोले जरूरत होगी तो बढ़ा देंगे। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 695 अंकों की गिरावट के साथ 61,054 पर हुआ बंद। निफ्टी 187 अंकों की गिरावट के साथ 18,069 पर हुआ बंद। कर्नाटक में 224 सीटों के लिए 10 मई को मतदान है, जबकि नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। राज्य में इस वक्त सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए मैदान में पीएम मोदी को उतारा हुआ है, जो लगातार बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। वहीं आज कांग्रेस की तरफ से प्रचार के मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ताल ठोक रहे थे, जिन्होंने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भ्रष्ट बीजेपी अपने डबल इंजन मॉडल को बढ़ावा देकर वोट मांगती है। लोग जानते हैं कि बीजेपी सरकार पिछले 9 सालों में कुछ भी हासिल करने में विफल रही है। आज सभी जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों की जेब पर सेंध लगाई जा रही है। कांग्रेस के किए गए काम पर मोदी जी सिर्फ सफेद रंग लगवाते हैं और हरी झंडी दिखाते हैं। खड़गे ने ये बयान कर्नाटक के अफजलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, बल्कि मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। आपको बता दें कि कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की आंधी आई हुई है। इस आंधी में बीजेपी तिनके की तरह उड़ती नजर आ रही है। तमाम सर्वे और ओपिनियन पोल्स भी ये मान रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। तो वही पीएम मोदी ने आज बेल्लारी में जनसभा को संबोधित किया, जहां वो फिल्म केरल स्टोरी पर कांग्रेस को घेरते नजर आए। पीएम ने कहा कि जब भी देश विरोधियों पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। रैली में भाषण की शुरुआत पीएम ने जय बजरंगबली के जयकारे के साथ की, यानी पीएम एक बार फिर चुनावों में हिंदुत्व का कार्ड खेलते दिख रहे हैं। देश में विपक्षी एकता की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिसकी पहल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। खड़गे इस समय कर्नाटक चुनाव के चलते व्यस्त हैं, तो विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश बिहार सीएम नीतीश कुमार ने तेज कर दी है। विपक्ष की कोशिश सफलता होते हुए भी दिख रही है। संकेत मिल रहा है कि 2024 के आम चुनाव में एक मजबूत गठबंधन मोदी सरकार को चुनौती देगा। नीतीश ने लगभग सभी विपक्षी दलों तक एकजुट होने का संदेश भेज दिया है। ऑपरेशन विपक्ष को अंजाम देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश में अपने दूत को दौड़ा रहे हैं। 24 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद ममता ने कहा था कि विपक्षी एकता की पहली मीटिंग पटना में होनी चाहिए, जिसको लेकर नीतीश ने पूरी तैयारी कर ली है और 17-18 मई को विपक्ष की एक बड़ी बैठक नीतीश के नेतृत्व में पटना में होने जा रही है। 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग के बाद विपक्षी एकता मुहिम तेज हो जाएगी। विपक्ष के बड़े दलों से मिलने के बाद साफ तौर पर नीतीश कुमार का फोकस अब उन पार्टियों पर है जो अभी इस विपक्षी मोर्चे से दूर है। बीआरएस, वाईएसआरसीपी, बीजेडी, जेडीएस, टीएमसी, एसपी, आप पर नीतीश कुमार की खास नजर है। हालांकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से नीतीश कुमार पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। 17-18 मई को पटना में होने वाली विपक्ष की इस बैठक का एक ही मकसद है कि कैसे भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकना, जिसके लिए बिहार सीएम नीतीश कुमार अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। विधान परिषद के सभापति और नीतीश कुमार के नजदीकी देवेश चंद्र ठाकुर ने मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। खबरों के मुताबिक देवेश चंद्र ठाकुर ने इन दोनों नेताओं से नीतीश कुमार की फोन से बात भी कराई। विपक्ष की एकजुटता की तस्वीर अब साफ होती दिखाई दे रही है, जिससे बीजेपी घबराने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पटना में होने वाली विपक्ष की सबसे बड़ी बैठक पर अपनी मुहर लगा दी है। अब इंतजार सिर्फ कर्नाटक के नतीजों का है, जिसके बाद बीजेपी को विपक्ष बड़ा झटका देने की तैयारी में। कर्नाटक चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं करने के बाद राहुल आज दिल्ली के नॉर्थ कैंपस पहुंचे, जिसकी जानकारी कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है। कांग्रेस नेता ने लिखा, राहुल गांधी पहुंचे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के पीजी मेंस हॉस्टल, छात्रों से करेंगे चर्चा। कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने अपने इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी के नॉर्थ कैंपस पहुंचने का वीडियो भी साझा किया है, जिसमें राहुल गांधी गाड़ी से उतरकर सीधे पीजी मेंस हॉस्टल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचे हों। वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी युवा और छात्रों से मुलाकात करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और फिर उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करते थे। वैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं।
हाल ही में उन्हें पुरानी दिल्ली और बंगाली मार्केट में देखा गया था। इसी क्रम में वो 20 अप्रैल को दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पहुंचे और यहां पर छात्रों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले छात्रों के साथ चर्चा भी की थी। मुखर्जी नगर उत्तरी दिल्ली का वो इलाका है जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया था। इस इलाके में सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र रहते हैं। इसे कोचिंग हब के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं छात्रों से चर्चा करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उनके भांजे रेहान वाड्रा भी नजर आए थे। लेकिन आज राहुल गांधी नॉर्थ कैंपस के मेंस हॉस्टल पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की। नॉर्थ कैंपस भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफी मशहूर इलाका है, जहां देश के अलग अलग राज्यों से छात्र पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। राहुल की इस सक्रियता से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि राहुल की ये सक्रियता 2024 के आम चुनावों में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती। कांग्रेस ने आज गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर निशाना साधा कि बीजेपी सभी भाषाओं के प्रचार और विकास के लिए खड़ी है। उन्होंने आंकड़ों को पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, जबकि कन्नड़ के लिए सिर्फ 3 करोड़ रुपए खर्च किए। आपको बता दें कि हाल ही में अमित शाह ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार की दक्षिण राज्यों में हिंदी थोपने की कोशिश कर रही वाले आरोप को खारिज किया था। शाह ने इंटरव्यू में कहा था कि मोदी सरकार ने संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में विभिन्न भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यवस्था की थी। बीजेपी भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए खड़ी है। अब इसी बयान को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर धावा बोला है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि भाजपा सभी भाषाओं के प्रचार के पक्ष में है, जबकि आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए 640 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं देश की 6 शास्त्रीय भाषाओं में से एक कन्नड़ को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ 3 करोड़ रुपए दिए गए। क्या इसलिए उस शख्स को टेक्स्ट बुक रिवीजन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है जिसने कर्नाटक की स्टेट एंथम केवंपु की बुराई की थी? क्या इसलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल 2022 में अंग्रेजी शब्दों को हटाकर नामों को हिंदी भाषा में लिख दिया गया? मेरे पास एक लंबी लिस्ट है। माननीय गृह मंत्री जी, आप उस व्यक्ति के लिए काम करते हैं जिसका मंत्र है असत्यमेव जयते। कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उस वक्त उठाया गया है जब कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अपने उफान पर है। ऐसे में कांग्रेस के ये आंकड़े बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी पहले ही बैकफुट पर है। एनसीपी में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। शरद पवार ने कहा कि मेरे फैसले से कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। कार्यकर्ताओं की भावना का ख्याल रखते हुए मैं अपना फैसला वापस ले रहा हूं। दरअसल आज सुबह शरद पवार ने नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए एनसीपी की जिस कमेटी को बनाया था उसकी बैठक हुई थी और बैठक में साफ हो गया था कि शरद पवार ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। कमेटी ने शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। कमेटी की ओर से प्रफुल्ल पटेल ने इस प्रस्ताव को पेश किया और सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पवार पहले ही इस बात के संकेत दे चुके थे कि कमेटी जो फैसला करेगी वो उसे स्वीकार करेंगे और उनके घर के बाहर जो कार्यकर्ता धरना लगाए बैठे हुए हैं उन्हें अब ज्यादा दिन नहीं बैठना होगा। एनसीपी कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को जानकारी दी और उसके बाद शाम को शरद पवार मीडिया के सामने आए और कहा, मैं अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूं। शरद पवार ने कहा, मैंने 2 मई को एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने अपनी तीव्र भावनाएं व्यक्त की। मेरे शुभचिंतकों ने मुझसे अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। देश भर से लोग मुझसे इस्तीफा वापस लेने की अपील कर रहे थे। मेरी तरफ से उन भावनाओं का अनादर नहीं किया जा सकता। आपके प्रेम और विश्वास से मैं अभिभूत हुआ हूँ। पवार ने आगे कहा कि मैं इन सब से भावुक हो गया हूँ। सबके आह्वान और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के कहने के बाद और सबकी भावनाओं पर विचार कर मैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने का अपना फैसला वापस लेता हूँ। मैं फिर से अध्यक्ष पद स्वीकार कर रहा हूँ। इसके साथ ही पवार ने ये भी कहा कि मैं अपनी उस बात पर भी अभी भी कायम हूँ कि मेरे उत्तराधिकारी की खोज होनी चाहिए। मैं नए नेतृत्व पर बल देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं और उत्साह से काम कर पाऊंगा। छत्तीसगढ़ में दिग्गज नेता नंद कुमार साय बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ऐलान किया था, छत्तीसगढ़ में ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर मध्य प्रदेश में दिखाई जाएगी और जिस पिक्चर की बात कमलनाथ कर रहे थे वो अब शुरू हो रही है। 6 मई को पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं, तो बीजेपी के कई नेता अब अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व विधायक भंवर शेखावत ने ऐलान कर दिया कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। तो बीजेपी के ही पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन ने तो सीधे सीधे
ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही निशाने पर ले लिया। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिंधिया के बीजेपी में आने से पार्टी के पुराने कई नेताओं के टिकट मुश्किल में फंस गए हैं, जिस कारण सिंधिया को लेकर बीजेपी में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ पद के लालच में बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की और दल बदल किया। वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में हैं। उन्होंने अपने पिता की राह पर चलकर पार्टी के साथ बगावत की है। सिंधिया कटोरे से अपनी थाली भरने का काम करते हैं। मैं ऐसे नेता की निंदा करता हूं। इससे पहले बीजेपी नेता ने पार्टी की नीतियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उसकी गलत नीतियों के चलते आंध्र और कर्नाटक में पार्टी की हालत खराब हो गई है। जंतर मंतर पर देश के नामी पहलवान धरने पर बैठे हैं। उनके धरने का आज 13वां दिन है। उनकी मांग है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को पद से हटाया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन बीते बुधवार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हाथापाई में बदल गया और बुधवार रात काफी हंगामा हुआ। पहलवानों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने कई पहलवानों के साथ धक्का मुक्की की, गालियां दी। वहीं बुधवार देर रात हुए घटनाक्रम के बाद जंतर मंतर पर गुरुवार को पूरे दिन शांति देखी गई। हालांकि कई राजनीतिक दलों के नेताओं का आना जाना लगा रहा। इस दौरान नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, लेकिन गुरुवार के दिन जंतर मंतर पर माहौल सामान्य रहा। वहीं गुरुवार देर रात धरना स्थल पर किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। वहां उन्होंने पहलवानों और लोगों को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस ने महज बेड लाने की बात का बहाना बनाकर इतना दुर्व्यवहार किया, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। इन बच्चों की बिजली पानी की व्यवस्था को भी काट दिया गया है। अब इस आंदोलन को जातिवाद में बदलने की साजिश रची जा रही है, जबकि ये बच्चे किसी जाति से नहीं हैं। ये बच्चे हमारे हैं, देश के हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। टिकैत ने यह भी कहा कि 7 मई को खाप पंचायतों के प्रतिनिधि जंतर मंतर आएंगे। गुरुवार को भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर खाप पंचायतें हुई हैं। टिकैत ने आगे कहा कि इन बच्चों की प्रैक्टिस छूट रही है, हर तरफ से नकारा जा रहा है, इसलिए हमें इस पूरे मामले पर ठोस रणनीति के साथ कदम उठाना पड़ेगा। गुरुवार सुबह पहलवानों के आह्वान पर कई राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता जंतर मंतर पहुंचे। इनमें सुबह सबसे पहले पहलवानों से मुलाकात आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने की। हरियाणा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने देर शाम पहलवानों से मुलाकात की और उन्हें समर्थन देने का ऐलान भी